जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यूलस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस पढ़ाने वाला हूं। आप सब जानते ही हैं कि साइंस हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ा है। आप साइंस के महत्व के अगर बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये किसका देन है? साइंस का देन है। क्योंकि आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। मेरी आवाज़ों को भी आप सुन पा रहे हैं, मुझे भी देख पा रहे हैं, और मैं जो बोल पा रहा हूँ वो सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसका देन है? साइंस का देन है। तो इसलिए साइंस हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी सब्जेक्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, और इसकी जो शुरुआत है हम लोग करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट से करेंगे। आपका क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वो है प्रकाश, लाइट। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। किससे हम लोग करने वाले हैं आज की शुरुआत? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। लाइट की अगर हम बात करें तो आप क्या बता सकते हैं कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो लाइट की उपस्थिति में, अभी यहाँ पे बल्ब जल रहा है, या आप अगर रात की बात करें तो रात में अगर बल्ब जलता है तो सभी वस्तुएं, सभी लोग दिखाई देते हैं। और जैसे ही रात के समय अगर बिजली के बल्ब को हम बंद कर दें या कोई दीप वगैरह अगर जल रहा है उसको बुझा दें तो वहां की कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं ये सारा देन किसका है? लाइट का। तो इसी लाइट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ में कुछ टॉपिक को भी जानेंगे। और यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में। ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम लोग एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा लाइट यानी प्रकाश। कहा जा रहा है कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। प्रकाश यानी लाइट कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। आ रही बात समझ में? अगर हम रात के समय में आपकी जो कमरा के अंदर आप जिस रूम में रहते हैं, अगर उसकी लाइट को बंद कर दें तो वहां की कोई वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि जब कमरा के अंदर रात के समय जब बिजली के बल्ब जलता है तो वहां एक छोटी सी छोटी वस्तु भी आपको दिखाई देती है। और जैसे ही हम लाइट को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, तो वहां बड़ी से बड़ी वस्तु आपको दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है
एक भौतिक कारक है या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट की उपस्थिति में हमें सभी वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर हम देखें तो पृथ्वी पे सूर्य की जो प्रकाश है एक साथ पूरे पृथ्वी को क्या करती है, लगभग प्रकाशित करती है, आधे भाग को, ठीक है ना। अगर हम बात करें, अगर हम यहां पे हैं, जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर की अगर बात करें तो वहां भी तो लाइट होगा, लेकिन वहां की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। हाँ, जो बड़ी वस्तु होती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारी छोटी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि हम देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। जिस भौतिक कारक की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं वही क्या है, लाइट है। कहा जा रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आइए इसको समझते हैं कि कैसे ये सीधी रेखा में गमन करती है। यहां पे हम लीजिए, हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक टर्च, ठीक है। इस टर्च को हम लोग यहां से जलाएंगे तो यहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी, ठीक है। अब हमने इसके सामने लकड़ी के 1 2 3 4 तख्ते को रख दिया है, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, अब देखिए ये कैसे होगा, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 बुक है, समझ लीजिए ये लकड़ी का है, ये भी क्या है, एक लकड़ी है, सेम साइज का है। इसको एक दूसरे के सामने ऐसे ऐसे 4 रखकर, एक यहाँ पे, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, 4 रखे हुए हैं। और इसको बिल्कुल एक दूसरे के सामने हम क्या किए हैं, इसमें यहां से क्या कर दिए हैं, होल बना दिए हैं, सब में एक दूसरे के बिल्कुल सामने, ठीक है। वही चीज यहां पे हम आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम टर्च को ऑन करेंगे तो यहां से जो प्रकाश की किरणें जाएगी तो यहां से कुछ, यहां से किरणें, यहां से सीधी यहां से जाकर क्या होगा, जाएगी दूसरे साइड निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक इस बीच में से किसी एक को थोड़ा सा इसको या तो ऊपर या तो किसी को क्या करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर नीचे। ऐसा इसलिए करेंगे कि ये जो छिद्र है अब एक दूसरे के सामने ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। और जैसे हम इसको ऊपर या थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हम ये पाते हैं कि जो प्रकाश की किरणें इधर निकल रही थी इस छिद्र से वो अब नहीं निकलेगी, जो निकल रही थी वो अब नहीं निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, इसको यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऊपर कर देते ऐसे, ठीक है, और ये होल यहां के बजाय यहां पे आ जाती, तो अब जो प्रकाश की किरणें जाती यहीं से क्या होती है, टकराकर वापस लौट आती है, ठीक है। अगर ये सीधी रेखा में नहीं गमन करती, टेढ़ी रेखा में भी गमन करती तो यहां से ऐसे जाती और यहां से ऐसे होकर
पुनः क्या होती, फिर ऐसे आकर ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, आप सब जानते हैं कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो आप सब कभी कभी देखे होंगे कि पतला पाइप लेकर उसके अंदर हम झांकते हैं ना, तो सामने की वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अगर आप उसी पाइप को आप मोड़ दीजिएगा, आप अगर सीधी पाइप ऐसे पाइप रखिएगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा, तो इस पाइप के अंदर आप झांकिएगा तो इसके दूसरे साइड की वस्तु आपको आसानी से दिखाई दे देगी, क्योंकि उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकलती है वो सीधे निकलती है। अगर यहाँ वस्तु है तो ये सीधे निकल के यहाँ तक, आपकी अगर आंख है यहाँ पे तो यहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन यदि इस पाइप को हम ऐसे बना दें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना दें, ऐसे मोड़ के बना दें, तो हम पाएंगे कि यहाँ की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी पहले समझ लीजिए और अंत में आप क्या कर सकते हैं, एक एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेकर या एक एक टॉपिक को रोककर वहां से आप लोग नोट्स भी तैयार करते रहेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है, ध्यान दीजिएगा, उसी का हिस्सा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपको याद रखना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आ रही बात समझ में? आपको याद रखना है कि यह निर्वात से भी होकर गुजरती है। प्रकाश जो होती है निर्वात से होकर गुजरती है, यानी जो आपका प्रकाश है वो निर्वात में भी चलती है, दौड़ती है। अब निर्वात क्या होता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। निर्वात किसकी हम बात कर रहे हैं, निर्वात की बात कर रहे हैं। तो वह क्षेत्र जहां किसी प्रकार का कोई कण उपस्थित नहीं होता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। अभी हम लोग यहां पे हैं, तो ये वाला स्थान जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल का अर्थ है कि इसमें बहुत सारे गैस के छोटे छोटे कण हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे, कुछ ऊंचाई पे जाएंगे, तो हम ये पाते हैं कि वहां पे किसी प्रकार का कोई गैस के कण या कोई धूल कण नहीं पाया जाता है। तो उस स्थान को हम लोग कहते हैं निर्वात कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें अगर एक तरह से देखा जाए तो सूर्य से निकल कर पृथ्वी तक पहुंचती है, और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में इसको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। और उस दूरी में आपको अधिकांश जो दूरी होता है वो कैसा होता है, निर्वात वाला होता है, यानी वह क्षेत्र जहां पे किसी प्रकार का कोई कण उपस्थित नहीं होता है। वैक्यूम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो यह निर्वात से भी होकर गुजरती है। आगे लिखा गया है, प्रकाश के गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश जो गमन करता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता हो। अगर हम द्रव्यात्मक माध्यम की बात करें, जैसे ये आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है ना, आपका जल हो गया, आपका क्या हो गया, कांच हो गया, ये आपका कैसा माध्यम है, देखिए जल के अंदर भी प्रकाश की किरणें दौड़ती है, कांच के अंदर भी दौड़ती है। तो ये कैसा माध्यम है, द्रव्यात्मक माध्यम है। अगर हम बात करें निर्वात की, तो ये द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है। तो ये निर्वात से भी होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो निर्वात होकर गुजरती है, इसका मतलब इसे द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण, किरण, किरण किसे कहते हैं, यहां डेफिनेशन में समझेंगे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के
गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है, जिस दिशा में दौड़ती है, तो उसके पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यहाँ पे किरण का आरेख आपको दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे बीम, या इसको बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रे बोल सकते हैं, बीम ऑफ रे लाइट। ठीक है ना, किरण पुंज। ठीक है, समझेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी किरणें एक साथ हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी जब बहुत सारे किरण एक साथ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको दिखाया गया है, किरणों के समूह को यहां दिखाया गया है, और बना दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना, थोड़ा और लाइट कर दे रहे हैं। एक किरणें, दो किरणें, तीन किरणें, चार पांच किरणें, छह किरणें। ठीक है ना, तो ये हो गया किरणों का समूह। तो जब बहुत किरणें एक साथ हो तो हम इसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे किरण पुंज कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज और याद रखना है। किरण पुंज को किरण अड़ा रहेगा। ठीक है ना, किरण माला, या इसी को हम लोग प्रकाश पुंज क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज को किरण माला या प्रकाश पुंज भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रकाश माला भी बोल सकते हैं। ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट करते चलेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, यहां सभी जगह न हो गया है। ठीक है ना, अड़ा आप लोग बना लीजिएगा। किरण पुंज के प्रकार, टाइप्स ऑफ रे बीम, टाइप्स ऑफ रे बीम। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप याद रखिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किरणों की जो समूह होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। किसी प्रकाश स्रोत से जब किरणें निकलती है तो 3 तरीके से क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। समझिएगा, एक होता है समानांतर किरण पुंज। ठीक है, समानांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, समानांतर किरण पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल रे बीम। अभिसारी किरण पुंज को बोलते हैं कन्वर्जेंट रे बीम, और अपसारी किरण पुंज को बोलते हैं डिवर्जेंट रे बीम। आइए एक एक करके इनको हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे समानांतर किरण पुंज। ठीक है ना, पैरेलल रे बीम। ठीक है, किरणों का एक ऐसा समूह जिनमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती है। किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर क्या करती हो? गमन करती हो। एक दूसरे के समानांतर क्या हो? दौड़ती हो। कभी एक दूसरे में टकराती नहीं हो। तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है।
देखिए यही आपका क्या है, समानांतर, एक दूसरे की बिल्कुल क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। अगर ऐसे किरणें जाएगी, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं टकराए कहीं, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, आइए अगला समझते हैं 2 नंबर, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट रे बीम, क्या होता है, किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। तो किरणों के ऐसे समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसे दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इसे हम लोग अपसृत किरण पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी याद रखिएगा। अभिसारी किरण पुंज को अभिसरित किरण पुंज भी कहते हैं। इस अभिसारी किरण पुंज को अभिसरित किरण पुंज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो किरणें होती हैं अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे क्या होती है, केंद्रित होती है। ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग दिशाओं से देख लो, एक यहाँ से, एक किरणें 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 इधर से। ठीक है, ऐसे आप इधर से भी दिखा सकते हो, एक किरणें यहाँ से। तो जब बहुत सारे किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पे मिलती है तो जो किरणों का समूह बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अभिसारी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा और उसके नीचे इस फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज का तीसरा जो प्रकार होता है अपसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवर्जेंट रे बीम। क्या होता है समझते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं। किरणों का एक ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, तो किरणों के ऐसे समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है ना, और यहां से बहुत सारे किरणें निकल रही है और ये बहुत सारी किरणें जो है बहुत सारे दिशाओं में क्या कर रही है, जा रही है। बहुत सारी किरणें निकल रही है और बहुत सारी दिशाओं में क्या हो रही है, जा रही है। देखिएगा एरो का, ये एरो का सिंबल दिखा रहा है किरणें इधर क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है।
लीजिए, तो जब किरणें एक बिंदु से निकलकर बहुत सारी दिशाओं में जाती है तो ये जो किरणों का समूह बनता है इसको हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, नोट के तौर पे लिख लीजिएगा कि अपसारी किरण पुंज को अपसरित किरण पुंज भी कहते हैं। ये आप इसके नीचे नोट में लिख सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज को अपसरीकृत किरण पुंज भी कहते हैं। याद रहेगा? तो बात समझ में आ गई। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसरित या अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में सभी किरणें समान दूरी पे गमन करती है। अभिसारी किरण पुंज में विभिन्न दिशाओं से किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है और अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से निकलकर किरणें बहुत सारी दिशाओं में फैल जाती है। जैसे आपका बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, अगर ये जल रहा है तो यहाँ से जो किरणें निकलती है एक बिंदु से निकलकर बहुत सारी दिशाओं में फैल जाती है, यानी सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो ये किरणों का समूह क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। लेजर लाइट से जो किरणें निकलती है, लेजर लाइट से, तो वहां पे जो किरणें होती है वो क्या होती है? वो होती है आपका समानांतर किरण पुंज होती है। आप देखे होंगे लेजर लाइट में जो किरणें जाती है इतना का पतला ही जो ऐसे ही जाती है, वो फैलती नहीं है। कुछ विशेष प्रकार के टर्च होते हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्टर नाक, कान, गला में जो भी प्रॉब्लम हो उसको देखने के लिए करते हैं। तो उसमें कुछ इस प्रकार से किरणों को समायोजित किया होता है कि सभी किरणें क्या होती है? एक बिंदु पे जाकर क्या होती है? मिलती है। यानी उसको हम लोग कहेंगे अलग अलग दिशाओं से किरणें जाकर एक बिंदु पे मिल रही है तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वो है आत्मदीप्त पदार्थ। कौन सा पदार्थ? आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। यहाँ पे इसको हम सेल्फ लुमिनियस बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉडी। आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है? आत्मदीप्त पदार्थ ये समझते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में हम कह देंगे एग्जाम्पल में सूर्य, तारे, जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ दीप इत्यादि सारी के सारे क्या होते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जिनसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता हो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरा देखें तो यहां पे है आपका अदीप्त पदार्थ। पहले दोनों को समझ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको इस दोनों में अंतर। अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनियस बॉडी। क्या होते हैं नॉन लुमिनियस बॉडी? समझते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। फिर से समझिएगा।
वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। या कह सकते हो वे पदार्थ जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में अगर हम बात करें, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये जो आपका दीवार दिख रहा है, चंद्रमा हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, अदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। आइए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको हम दूर करते हैं, ठीक है ना। आत्म दीप्त पदार्थ, ठीक है, और यहां पे हम लोग बात करते हैं अदीप्त पदार्थ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो प्रकाश अदीप्त से भी निकलता है और आत्मदीप्त से भी निकलता है। थोड़ा सा समझिएगा, अगर कोई पदार्थ अगर हमें दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं उस पदार्थ से प्रकाश क्या होती है, निकलती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी वह पदार्थ हमें दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन क्या आप थोड़ा सोचिए कि क्या सभी पदार्थों के पास अपना प्रकाश है, तो आप कहिएगा नहीं। तो वही बात है कि जिसके पास अपना प्रकाश है उसको हम लोग कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसे कहेंगे अदीप्त पदार्थ, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आत्मदीप्त पदार्थ के पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना, और ये जो होता है ना अदीप्त पदार्थ, वो आत्मदीप्त पदार्थ के प्रकाश को लेकर उसी को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। आ रही बात समझ में। ये जो होता है अदीप्त पदार्थ, ये आत्मदीप्त पदार्थ से प्रकाश को लेता है और उसी को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जैसे आप देखे होंगे कि चंद्रमा हमको चमकता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है, इसके पास कोई अपना प्रकाश नहीं है, फिर भी ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। कैसे देता है, तो इस पे सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है उसी प्रकाश को वहां से क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, और वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें चंद्रमा क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है या देता है। आ रही बात समझ में। तो वे पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश हो क्या कहलाएंगे, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएंगे, और जिनके पास अपना प्रकाश नहीं हो वे क्या कहलाएंगे, अदीप्त पदार्थ कहलाएंगे। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाशीय माध्यम। हमारा जो अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है ऑप्टिकल मीडियम, आइए समझते हैं। वह क्षेत्र जिसे होकर, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जिसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो उस क्षेत्र को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सूर्य से प्रकाश की किरणें यदि निकल रही है, हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो उसको विभिन्न क्षेत्रों से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। तो जहां से वो चलकर हमारी आंखों तक आते हैं, जिस क्षेत्र से, तो हम जानते हैं कि एक तो निर्वात वाले क्षेत्र में से वो चलकर आती है और दूसरा वायुमंडल वाले क्षेत्र में से चलकर आती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम। यानी आपका वायुमंडल भी एक प्रकाशीय माध्यम है, जिसको हम हवा बोल सकते हैं। हवा एक प्रकाशीय माध्यम है। वायुमंडल में क्या होता है, बहुत प्रकार की गैसें होती है, ठीक है, और निर्वात भी एक आपका प्रकाशीय माध्यम है। अगर हम बात करें कांच की,
तो कांच के अंदर से भी प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच सकती है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकले, कांच से टकराए और कांच अगर कलई नहीं किया गया हो तो उसको पार करके वो किरणें हमारी आंखों तक आ सकती है। तो कांच भी प्रकाशीय माध्यम है, पानी भी प्रकाशीय माध्यम है। तो यहाँ कुछ प्रकाशीय माध्यम को लिखा गया है, हवा, पानी, कांच, ताप, ठीक है ना, अल्कोहल इत्यादि। ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रकाशीय माध्यम होते हैं। ये आपको याद रखना है। हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रकाशीय माध्यम होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पारदर्शी पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडी। समझते हैं डिफिनीशन के माध्यम से। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश गमन कर आर पार निकल जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अगर कोई पदार्थ है और उस पदार्थ के अंदर से प्रकाश की किरणें गमन करके उसके अंदर से दौड़कर आर पार निकल जाती है, कोई पदार्थ है अगर उसके अंदर से प्रकाश की किरणें दौड़कर दूसरी पार निकल जाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। और ऐसे पदार्थ के यहां कुछ उदाहरण हम दिए हैं, यहां देख सकते हैं आप। कांच, अगर कांच से हम लोग प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो उसको सीधे पार करके क्या होती है? दूसरे साइड निकल जाती है। ठीक है। पानी से भी प्रकाश की किरणें दौड़कर दूसरी साइड निकल जाती है, हवा से भी निकल जाती है। तो ये क्या है? ये पारदर्शी पदार्थ है इत्यादि। यानी जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें दौड़कर आर पार कर जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, ऑब्क्यू। आइए डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिन पदार्थों से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, यानी उसको आर पार नहीं कर पाता, उसके अंदर से दौड़ कर नहीं निकलता है, टकरा कर रुक जाता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसका कुछ उदाहरण दिए, समझिएगा। ईंट, आप देखिएगा, जैसे आप ईंट का दीवार बना रहे हैं, अगर दीवार पे टर्च वगैरह जलेगा, क्या दूसरी साइड प्रकाश की किरणें निकलती है? कभी नहीं निकलती है। तो क्या होगा? अपारदर्शी होगा। पत्थर, लकड़ी इत्यादि बहुत सारे हैं, यहां तक कि हम भी क्या है? एक अपारदर्शी है। हमारे अंदर से नॉर्मली प्रकाश की किरणें हैं, दौड़कर दूसरी साइड नहीं निकल सकती है। तो जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें दौड़कर आर पार उस पदार्थ को नहीं कर पाती है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं, ऑब्क्यू कहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यह है आपका पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट। कौन सा पदार्थ जी? पारभासी पदार्थ। क्या होता है पारभासी पदार्थ? तो जिन पदार्थों से होकर जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश आर पार निकल जाता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है।
जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश, पूरा नहीं, कुछ अंश आर पार निकल जाता है, थोड़ा सा यहाँ आर पार इसको अलग लिखना चाहिए, आर पार निकल जाता है, परभासी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के अगर तौर पे देखें तो घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज। अगर आप फ्रेश अच्छे कांच को लीजिएगा तो प्रकाश की सभी किरणें दूसरी साइड निकल जाती है लगभग। लेकिन अगर उसको आप घिस दीजिएगा मिट्टी वगैरह पे या पत्थर वगैरह पे, तब प्रकाश की किरणों को आप उससे पार करिएगा तो आप पाइएगा कि पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, उसका कुछ हिस्सा ही दूसरी साइड निकलेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ। यानी अल्प मात्रा में जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से पार करती है तो क्या कहलाती है? पारभासी पदार्थ कहलाती है। वैसे ही तेल से भींगा हुआ कागज भी क्या होता है? पारभासक पदार्थ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है छाया, शेडो। शेडो छाया क्या होता है? छाया समझते हैं, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है और वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। प्रकाश की किरणें दौड़ कर आ रही है, कहीं से चलकर आ रही है, किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर आ रही है और उसके सामने हमने क्या कर दिया? किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दें। अपारदर्शी वस्तु का मतलब है कि उसे प्रकाश की किरणें क्या पार नहीं कर सके। तब क्या होता है? उसके दूसरी साइड अंधेरा टाइप का बन जाता है और उसी अंधेरा को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अब खूब तेज धूप निकला हो और धूप आपके सर के ऊपर नहीं, आपसे तिरछी हो, तो आप जिधर से प्रकाश की किरणें आती है, अगर आप उसके विपरीत दिशा में सर करके खड़ा होइएगा तो आप पाइएगा देखो थोड़ा बहुत मेरा भी इसमें क्या बन रहा है? बन रहा है, ठीक है ना। तो आप विपरीत दिशा में खड़े हो तो देखिएगा कि अंधेरा टाइप का, ठीक है ना, थोड़ा सा बन जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हम खंभा को रखे हैं, एक खंभा है और इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है, इधर से क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है। और ये जो खंभा है, ठीक है ना, अपारदर्शी है, तो ये जहां से प्रकाश की किरणें टकराएगी इधर इसका क्या बन जाएगा? ऐसे छाया बन जाता है, ठीक है ना, यानी अंधेरा टाइप का हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं छाया कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है जी? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो और ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी प्रकाश के परावर्तन को पूछ लिया जाता है, कभी इसके नियमों को पूछ लिया जाता है, ठीक है, कभी इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक है उसमें से पूछ लिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अच्छे से समझिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण या कह दीजिए किरणें, किसी परावर्तक, यहां पे परावर्तक कैसे लिखिएगा? परावर्तक सतह से टकराकर अपने पूर्व की माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी
प्रकाश स्रोत से, चाहे वो बिजली का बल्ब हो, चाहे वो सूर्य हो, कहीं से भी प्रकाश की किरणें निकलती है और किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप एक शरारत किए होंगे, हो सकता है किए होंगे, या किसी को एक शरारत करते हुए देखे होंगे, शीशा को चमकाते हुए देखे होंगे। धूप में जब धूप होती है और प्रकाश की किरणें आती है, तो उसमें हम लोग घर के जो ऐनक होता है, बहुत सारे बच्चे जो शरारती करते हैं, शरारती बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उस ऐनक को लेते हैं और वहां से प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से मूव करते हैं शीशा को, और किसी दूसरे व्यक्ति के आंखों पे क्या करते हैं, चमकाते हैं। उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वही होता है प्रकाश का परावर्तन। उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आती है और शीशा का जो सतह होता है वो परावर्तक सतह होता है, उस पर टकराती है और पुनः उसी माध्यम में अपने एंगल को बनाते हुए क्या होती है, निकल जाती है, टकराकर वापस लौट जाती है। तो यही जो घटना है क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से निकलती है, किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर अपने पहले वाले ही माध्यम में लौट जाए, तो यह जो घटना है क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए यहां पे हम सबसे पहले एक परावर्तक सतह बना लेते हैं। तो हम परावर्तक सतह के रूप में ले लिए हैं दर्पण, ठीक है। अब यहां पे किसी प्रकाश स्रोत से एक किरण को इस परावर्तक सतह पे भेज रहे हैं। लीजिए, यहां से एक किरण आई, अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं, और यहां से टकराने के बाद यह किरण इस बिंदु पे टकराने के बाद से यहां से ऐसे निकल जाती है। आ रही बात समझ में? फिर से समझिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से किरणें आती है, किसी परावर्तक सतह पे टकराती है और अपने पूर्व के माध्यम, देखो यही ना माध्यम है जी, इसी माध्यम से आ रही है और इसी माध्यम में लौट जा रही है। तो यह जो घटना है यही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो किरणें आ रही है, इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। अभी आगे इसका डिफिनेशन आपको मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। थोड़ा ये मोटा ले लिए हैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है ना, लंब डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। इतना फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर अपने पूर्व के माध्यम में लौट जाए, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, एक नोट है। क्या कहा जा रहा है इस नोट में? इस नोट में कहा जा रहा है चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है, लेकिन सामान्यतः दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। चांदी जो होता है, चांदी की जो सतह होती है वो सबसे अच्छा क्या होती है, परावर्तक सतह होती है। क्योंकि
चांदी की जो सतह होती है प्रकाश के अधिकांश भाग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। आ रही बात समझ में? लेकिन हम लोग सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं जी, दर्पण का प्रयोग करते हैं परावर्तक सतह के रूप में, और इस चैप्टर में भी हम लोग दर्पण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब सोचिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐनक देखते हैं, ऐनक शीशा, अपने मुंह को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, बाल को संवारते हैं, तो ऐनक का प्रयोग करते हैं। अगर चांदी का प्रयोग करते तो चांदी बहुत महंगा होता, तो इसलिए हम ज्यादातर परावर्तक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, दर्पण का। ये कहा जा रहा है परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा जो होता है अनियमित परावर्तन होता है। तो पहले एक समझ लेते हैं नियमित परावर्तन को, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। लिखा गया है जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, चिकनी हो चमकीली हो सतह पर पड़ती है, तो नियमित रूप से परावर्तित होते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन हमेशा चिकने या समतल सतहों से होता है, याद रहेगा, अभी समझाएंगे। जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित होते हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए यहां पे फिगर बना दे रहे हैं, लीजिए। हमारे पास एक वस्तु है, ये दर्पण है। देखिए अभी हम जो फिगर बनाए थे एक किरण को लेकर बनाए थे, यहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी किरण को लेते हैं। एक किरण यहां पे आ रही है, ठीक है ना, इसी के समानांतर एक किरण आ रही है, तो इसके समानांतर, तो ये आपका चिकनी सतह है। तो यहां से जो परावर्तन होगा निश्चित नियम के अनुसार होगा। तो जब कोई परावर्तन निश्चित नियम के अनुसार हो तो क्या कहलाएगा, निश्चित परावर्तन कहलाएगा। तो ये फिगर बना सकते हो, ये क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन, ठीक है। फिगर बना सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन वैसा परावर्तन जो निश्चित नियमानुसार नहीं हो। नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परावर्तन हमेशा रुखड़ी या वक्रीय सतहों से होता है। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहां पे रुखड़ी या वक्रीय सतह कुछ ये होता है, लो। अब यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है यहां पे। अब देखो यहां पे जब पड़ेगी ना तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां से पड़ेगी कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है, ऐसे जा रही है। क्या नियम के अनुसार हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसा सतह है, वक्रीय सतह है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आपतित किरण, पहले फिगर बना दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर समझाएंगे आपको। अलग अलग कलर से बना दे रहे हैं। ठीक है, या इसको हमें दूसरे कलर से बनाना चाहिए। थोड़ा सा इसको कलई कर दे रहे हैं। अभी बताए थे, एक बार फिर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, इसके बीच में बनता है एंगल आर और यहाँ पे बनता है एंगल आई। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है ना, ये आपका होता है आपतन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी परावर्तक सतह पर टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण प्रकाश स्रोत से निकलती है और परावर्तक सतह पे टकराती है, उसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये जो रेड वाला, इधर देखो, प्रकाश स्रोत से यही आ रही है किरणें और परावर्तक सतह पे टकरा रही है, तो इसी किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। फिर लिखा गया है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपको येलो कलर से जो दिखाया गया है किरण को, यही आपका क्या है? परावर्तित किरण है, क्योंकि यही परावर्तक सतह से टकराकर क्या हो रही है? वापस लौट रही है। फिर लिखा गया है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिस बिंदु पर, यहां ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये देख रहे हैं, आपतित किरण इस बिंदु पे पड़ रही है, तो इसी बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। फिर आगे मिलेगा आपतन कोण, तो कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच, पहले अभिलंब को समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु पे जो लंब डाला जाता है, इसी लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब अगला ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं,
और इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अभी देखते हैं यहां डिफिनेशन लिखा गया, लीजिए। अभिलंब दर्पण के आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभी आप देखें, आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे लिख सकते हैं, इसे आई द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कहेंगे परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे इसमें लिख सकते हैं, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा, आर द्वारा। देखो फिर से फिगर बना दे रहे हैं, ये हो गया आई और ये हो गया आर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम समझते हैं। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, समझिएगा। पहला नियम है, इसको 1 से लिखे या इसको लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ, FI है फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ना, आपतित किरण इधर से बना लो परावर्तित किरण, इस आपतन बिंदु पे डाल दो लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है पहला नियम प्रकाश के। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कमा दीजिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो एंगल I बराबर होता है एंगल R के। आ रही बात समझ में? एंगल I बराबर होता है एंगल R के। यानी यहां जो आपतन कोण बन रहा है एंगल I और यहां जो बन रहा है एंगल R, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? यही कारण है कि ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ऐनक को क्या करते हैं? क्रश करते हैं, तिरछा करते हैं, तो उसकी किरणें जो होती है, जो परावर्तित किरणें होती है, वो क्या करती है? अपने एंगल चेंज करती है। हम लोग जितना, देखिए अगर आप क्या करते हो, जिधर से प्रकाश की किरणें आ रही है उसी दिशा में एकदम 90 डिग्री के एंगल पे अगर दर्पण को कर देंगे तो उसे आपका जो भी परावर्तन होगा सीधे 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। यानी ये किरणें ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे आएगी और 90 डिग्री के एंगल पे पुनः चली जाएगी। ठीक है ना, तो वहां से शीशा ज्यादा किसी के आंख पे आप चमका नहीं सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे करिएगा। आप देखिएगा जाकर करके, इधर से किरणें आ रही है, आप जैसे इसको ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना, तो जितना ये क्रस आपतित किरण होगी, जितना टेढ़ा पड़ेगा वो उतना ही टेढ़ा क्या करेगा? उसका परावर्तन होगा। क्योंकि दोनों का एंगल क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोई किरणें जितना डिग्री के एंगल पे आती है उतना ही डिग्री के एंगल बनाते हुए क्या होती है? परावर्तित भी होती है। यानी जितना आपतन कोण के डिग्री पे कोई किरणें आती है उतना ही एंगल का परावर्तन कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
मिलते हैं अगले क्लास में आगे के टॉपिकों के साथ। आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी रियलाइज हो कि हमारा जो क्लास है बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में आगे के कंसेप्टों के साथ। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप इसका नोट्स बनाइए, और वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। आज के लिए डेट्स ऑल।